जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। ये बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ जो आपके लिए चल रही है आने वाले यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। आशा करते हैं ये जो प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। यूपी स्पेशल के आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले 18 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दिए गए हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको आप देख सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF भी प्रोवाइड की जाती है। इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और इस क्लास को अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। आज है 18 तारीख। प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 90। ठीक है, इसमें भी हम लोग 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आशीर्वाद लेते हैं प्रभु का और प्रभु का आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला ही प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं या फिर 5 राज्यों की सीमाएं। बात कर रहे हैं सोनभद्र की। ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। इसकी कितने प्रदेशों के साथ सीमा लगती है? तो वो लगती है कुल 4 राज्यों के साथ सीमा। बात करते हैं कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा सोनभद्र से लगती है। तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये कुल मिलाकर के 4 राज्य हैं जिनकी सीमा सोनभद्र जिले से लगती है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिले की तो वो हो जाएगा आपका बलिया। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पश्चिमी जिले की उत्तर प्रदेश के तो वो हो जाएगा शामली और सबसे उत्तरी जिला जो है वो आपका हो जाएगा सहारनपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई की बात करें तो 650 किलोमीटर की है। ठीक है, 650 किलोमीटर की लंबाई है पूरब से पश्चिम की, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 240 किलोमीटर की है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल कराता रहता हूँ हर एक क्लास के अंदर, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की तो वो 19.98 करोड़, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, बात करते हैं साक्षरता दर की उत्तर प्रदेश की तो 67.7% की साक्षरता दर है, जिसमें अगर हम पुरुषों की बात करें तो ये पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% की है और महिलाओं की बात करें तो 57.3% की साक्षरता दर है। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% होता है। बात करते हैं जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, ये पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5% होती है। ये भी आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली है, औरैया है, महोबा है या फिर एटा है? बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आपके 7 जिले आते हैं। आपको पता होगा ये 7 जिले जो हैं वो आपके दक्षिणी क्षेत्र के हैं। और कौन कौन से जिले हैं? जैसे महोबा है, झांसी है, बांदा है, ललितपुर है, हमीरपुर है, चित्रकूट है और जालौन है। ये कुल 7 जिले हैं जो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महोबा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये प्रश्न देख लीजिएगा, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में, इनमें से कोई नहीं, गोरखपुर में या फिर इटावा में? बात कर रहे हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। और लखीमपुर खीरी की बात हो रही है तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है। अगर हम बात करें सबसे छोटे जिले की तो वो हापुड़ है।
अगर जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो वो हो जाएगा हमारा प्रयागराज, और सबसे छोटे जिले की बात करें तो वो हो जाएगा महोबा। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिए। बात करते हैं, इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 614 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। तो ये बाघों और बारहसिंह के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। सूची 1 नगर है, सूची 2 में आपकी नदियां हैं। सूची 1 में चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या है और यहाँ पर है नदियाँ। तो आपको बताना है चित्रकूट में कौन सी नदी बहती है। तो चित्रकूट में बहती है मंदाकिनी नदी। ठीक है, बात करी जा रही है जौनपुर की, तो जौनपुर की गोमती नदी यहाँ पर बहती है। बात करते हैं मथुरा की, तो मथुरा जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और बात करते हैं अयोध्या की, तो अयोध्या सरयू नदी पर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें पहले का चौथा होगा। तो ये पहले का चौथा इसमें दिख रहा है हमको और इसमें दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, पहला और लास्ट वाला। बात करते हैं जौनपुर की, तो जौनपुर की दूसरा है, इसका मतलब दूसरे का दूसरा होगा। इसमें दूसरे का दूसरा नहीं है, देख सकते हैं सी वाले में दूसरे का दूसरा नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, चावल, गन्ना या तंबाकू? इनमें से कौन कौन सी फसलें हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं? तो आप सभी को पता है, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि आलू और गन्ना इन दोनों का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ये भारत में पहले नंबर पर आता है उत्पादन के मामले में। इसके अलावा आप याद रखिएगा, आपका चीनी है, आंवला है, खरबूज है, तरबूज है, आम है, गेहूं है, दूध है। इनके उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है भारत में। ठीक है, बात करते हैं चावल में, तो चावल में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत और ये वाला हमारा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? चावल, गेहूं, जमीन अखरोट, जौ और मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वार, या फिर चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। ये ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ के एग्जाम में 2018 में प्रश्न ये वाला हमसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर चावल की खेती, गेहूं की खेती, बाजरा की खेती, जौ की खेती और मक्के की खेती की जाती है। ठीक है, ये हमारे प्रमुख अनाज है उत्तर प्रदेश के। चलिए इनको ध्यान रखिएगा, ये हमसे पूछे जाते हैं इसलिए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी या पूरी की जा चुकी है? ये प्रश्न पहले पूछा गया था, इसलिए ये उस टाइम पे पूरी नहीं हुई थी, तो अब पूरी हो चुकी है। तो ये किस देश की सहायता से ये पूरी की गई? क्या जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटली है या सोवियत रूस है? तो जो टिहरी बांध है ये उत्तर प्रदेश में अब नहीं आता, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ तब ये उत्तराखंड राज्य में चला गया टिहरी बांध, क्योंकि ये टिहरी जो है वो एक जनपद है उत्तराखंड का। वहीं पर ये भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। तो ये सोवियत रूस की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना सोवियत रूस की सहायता से बनाया गया था इसको। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो याद रखिएगा 260.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है। अगर हम इसको फीट में मेज़र करेंगे तो 855 फीट की इसकी ऊंचाई। वर्तमान में बात करें तो 2400 मेगावाट का इसका पावर है और भारत सरकार ने इसकी क्षमता को 1000 मेगावाट और बढ़ाने की अनुमति दे दी है। तो मतलब 2400 पहले थी, अब इसकी क्षमता जो है वो 3400 मेगावाट की हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ग्रीडा है, ग्रीडा क्या है? गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण
या गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ग्रीडा है उसको लिखा जाता है GIDA। तो इसकी फुल फॉर्म होगी G से गोरखपुर, I से औद्योगिक, D से विकास और A से हो जाएगा प्राधिकरण। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, ग्रीडा की फुल फॉर्म। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कहाँ पे की गई थी? गोरखपुर में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण पड़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनें। औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो कौन कौन से कोड इसमें सही होंगे? तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये आपके सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसको नहीं रखा गया इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसकी स्थापना जो है वो निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेवाएं, स्वीकृति और अनुमोदन ये इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इसके अंदर नहीं है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या गोरखपुर? दीनदयाल हस्तकला संकुल ये है वाराणसी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 22 सितंबर 2017 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? आगरा को, कानपुर को, इटावा को या फिर सीतापुर को? ये भी प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी 2018 में वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। तो चर्मोद्योग की राजधानी कानपुर को जाना जाता है इसको। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको वित्तीय और औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश की। कानपुर को पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे भारत के मैनचेस्टर की बात करेंगे तो आपको आंसर देना है अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? बांध, मिर्ज़ापुर, ललितपुर या फिर बुलंदशहर? तो तांबा कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर के सोनराई तराई क्षेत्र में ये पाया जाता है। तांबा मुख्यतः तो ये आग्नेय और अपसादी चट्टानों से मिलती है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिठूर में। ये कानपुर से 24 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये गंगा नदी पर बसा शहर है। इस शहर को प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना भी की थी इसी आश्रम में। ये भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पर लव और कुश का भी जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो क्या आगरा से, क्या देहरादून से, क्या इलाहाबाद से या फिर कानपुर से? यूपी कांस्टेबल 2018 में ये प्रश्न आया था आपके एग्जाम में। बात हो रही है 1921 की। 1921 ईस्वी में राजधानी क्या हुआ करती थी? इलाहाबाद, जिसको हटा करके क्या कर दिया गया है? लखनऊ कर दिया गया था। अवध संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था, तब इसकी राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी, लेकिन जब इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ा, इसकी राजधानी बदल करके लखनऊ कर दी गई और तब से अब तक प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि के ऊपर समर्पित है गुरु पूर्णिमा पर्व? तो क्या व्यास जी को, वशिष्ठ जी को, वाल्मीकि जी को या भृगु को? तो आपको बताना है कि गुरु पूर्णिमा जो पर्व होता है वो किस ऋषि के ऊपर समर्पित है उत्तर प्रदेश में। तो ये व्यास जी को समर्पित है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इनका जन्म की बात करें तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। ये महाभारत के रचयिता भी कहे जाते हैं। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। कहने का मतलब है कि ज्ञान बांटते हैं लोगों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, चित्तू पांडे को, मंगल पांडे को? तो शेर ए बलिया के नाम से चित्तू पांडे जी को जाना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इन्होंने वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात करें 19 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित युगलों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में गायक हैं, दूसरी साइड में गायन शैली या फिर विधा है। पहला ऑप्शन दिया गया है राजन साजन मिश्र, जिनकी गायन शैली ध्रुपद टप्पा है, बिल्कुल ठीक है। ताज बेगम की बात करें, ठुमरी टप्पा है, तो नहीं, ठुमरी टप्पा इनकी गायन शैली नहीं है। पहली बात तो ये आपकी गायक भी नहीं है, ये एक कवित्री है। ठीक है, और हमसे गलत पूछा जा रहा तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। ताज बेगम ये एक कवित्री है। बड़ी मैना, ठुमरी टप्पा इनकी गायन शैली है, तो ठीक है। और अंबाजी चतुर्वेदी ये ध्रुपद गायन शैली इनकी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? फर्रुखाबाद में, मेरठ में, कानपुर में या प्रयागराज में? तो आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है, मेरठ जिले की बात हो रही है, तो आप याद रखिएगा खेल का सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई है? गोरखपुर में, हस्तिनापुर में, आजमगढ़ में या मऊ में? यूपी कांस्टेबल 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1 दिसंबर 2013 से पहले इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, जिसका नाम बदल करके अब मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर, जिसको बैट कहा जाता है, लागू किया गया था। कब लागू किया गया था बैट? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल 2007 से, दूसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 2008 से, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 2009 से और चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2008 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2008 से ये बैट इसको लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1947 में, 1950 में, 1960 में या 1940 में? ये प्रश्न यूपीएसआई 2021 में आया था। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1947 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? एनडी तिवारी, मोतीलाल वोहरा, बीबी गिरी और रमेश भंडारी। तो बात हो रही है राज्यपाल अभी तक कोई नहीं रहा, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के कभी भी राज्यपाल नहीं रहे? तो वो है एनडी तिवारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के कभी भी राज्यपाल नहीं रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत हो चुके हैं। ये एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के, तो वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2001 में, सितंबर 2005 में, दिसंबर 2005 में या फरवरी 2006 में? तो विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2001 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया?
अक्टूबर 2007 में। कहाँ से किया गया? तो ये गोरखपुर से किया गया। ठीक है, ये जिले को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है शिकायत निवारण। दूसरा ऑप्शन है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि। तीसरा ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार। और लास्ट है जनता की भागीदारी। तो जो डाक कर्मयोगी पोर्टल है, इसका उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? 5वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में या फिर 12वीं कक्षा? तो बात हो रही है कन्या विद्याधन योजना की। तो इसका शुभारंभ किया गया था 2012-13 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा। ठीक है, उस समय 20,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी। ये धनराशि 12वीं कक्षा पास कर लेने वाली छात्राओं को दी जाती थी। इस राशि को 2016 में बढ़ा करके 30,000 कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 5 सबसे बड़े शहर कौन से? कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ। दूसरा ऑप्शन है कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद। तीसरा ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। या फिर चौथा ऑप्शन होगा कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े नगर के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत है 68.8, 77.7, 78.8, 83.3। बात की जा रही है ग्राम जनसंख्या की प्रतिशत की। तो ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत 77.7% की है। ग्रामीण में कुल आबादी जो है उत्तर प्रदेश के लगभग 15,53,17,278 है। वही नगरी की बात की जाए तो 4,44,95,063 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? आजमगढ़ में, देवरिया में, गोरखपुर में या फिर जौनपुर में? ये भी प्रश्न वीडियो के एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है? वो है जौनपुर का, उत्तर प्रदेश में। कितना है? 1024। इसके बाद आजमगढ़ आता है 1019। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं गोरखपुर की, तो यहाँ का 950 लिंगानुपात है। और बात हो रही है देवरिया की, तो देवरिया का है आपका 1017। तो सबसे ज़्यादा है जौनपुर का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रैंकिंग से सम्मानित किया गया? पहला है अलीगढ़, दूसरा है गोरखपुर, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है वाराणसी। बात करें कचरा मुक्त शहर की, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो अलीगढ़ होगा। वैसे अगर नोएडा भी होता तो आंसर नोएडा होता। ठीक है, तो नोएडा पहले नंबर पर रहा और दूसरे नंबर पर अलीगढ़ रहा, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, चौथे नंबर पर झांसी और 5वें नंबर पर आपका लखनऊ रहा। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है ये आंकड़ा? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। इस क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? नोएडा में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में, 5 से 9 फरवरी के बीच। इसमें पंजीकरण करने वाली कंपनियों की संख्या 1000 तक पहुंच गई थी। प्रदर्शन में भाग लेने वाली विदेशी कंपनियों की संख्या लगभग 165 थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं जो डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन था वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। ये 8 से 22 अक्टूबर के बीच हुआ था। इस आयोजन की जो थीम थी पाथ टू प्राइड। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि
हमसे थीम पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। आई होप ये क्लास में 30 क्वेश्चन जो आपको करवाए गए हैं आज, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। क्लास को अगर आपने पूरा देखा है, क्लास को लाइक कर देंगे। क्लास को लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। वीडियो अभी तक किसी को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर भी कर दें। ऐसी अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।